हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें लास्ट क्लास में हम आपको एड्स बीमारी के बारे में पढ़ाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको एक और घातक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है रेबीज। तो रेबीज क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके रोकथाम के क्या उपाय है, इसके बारे में कंप्लीट चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ कि भाई ये जो रेबीज है यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। यानी रेबीज जो है एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होने वाली ये बीमारी है। अब देखिए रेबीज एक प्रकार का वायरल डिजीज है, यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है। और कौन से वायरस के कारण होता है, तो एक वायरस है जिसका नाम है रैबिडो वायरस। इसी वायरस के कारण जो है यह बीमारी मनुष्यों में होती है। तो देखिए ये जो रैबिडो वायरस है ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करेगा। तो बहुत सारा हम लोग बैक्टीरिया वायरस वगैरह के बारे में पढ़े हैं, जो हवा के माध्यम से या हमारे भोजन, जल, दूध, एनीथिंग किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और जैसे कि हम लोग मलेरिया के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनोफिल्स मच्छर के लार में पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी हमें जानना है कि रैबिडो वायरस हवा, दूध, जल और भोजन वगैरह के माध्यम से हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करते, बल्कि रैबिडो वायरस जो है ये कुत्तों के लार में पाए जाते हैं और कुत्तों के काटने से जनरली ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि रैबिडो वायरस के जो प्रमुख संग्राहक है, यानी रैबिडो वायरस को रखने वाले, इनका पालन पोषण करने वाले जो जीव है, मतलब उसमें जो सबसे प्रमुख संग्राहक रैबिडो वायरस का ये होता है, ये कुत्ते ही होते हैं। यानी रैबिडो वायरस के प्रमुख संग्राहक कुत्ते होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल कुत्ता में रैबिडो वायरस होता है, कुत्तों के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रैबिडो वायरस से संक्रमित जो है बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है। रैबिडो वायरस से संक्रमित जो है गीदड़, ठीक है, चमगादड़, और देखा जाए तो बंदर भी रैबिडो वायरस से संक्रमित हो सकता है, तथा गिलहरी वगैरह भी रैबिडो वायरस से संक्रमित हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे बात क्या है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली, गीदड़, चमगादड़, बंदर, गिलहरी, कोई भी है, इसमें रैबिडो वायरस हो सकता है। मतलब डेफिनेटली हम नहीं कह सकते हैं कि वो रैबिडो वायरस से संक्रमित है ही, ठीक है। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो कुत्ते ही रैबिडो वायरस से संक्रमित होते हैं, ठीक है। ये सारे भी हो सकते हैं संक्रमित। अब कुत्तों में सारे कुत्ते रैबिडो वायरस से संक्रमित नहीं है, लेकिन जो कुत्ते रैबिडो वायरस से संक्रमित होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। यानी रैबिडो वायरस से संक्रमित कुत्तों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी रैबिडो वायरस से संक्रमित कुछ कुत्ते जो होते हैं वो थोड़ा उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, ठीक है। और रैबिडो वायरस से संक्रमित कुछ कुत्ते जो होते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। मतलब पहचानने का तरीका, जैसे जो कुत्ते हम लोग देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे हम लोग कुत्ते देखते हैं, और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल बिहेवियर को दर्शाते हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से खाना पीना, नॉर्मल तरीके से भौंकना या नॉर्मल तरीके से चलना फिरना, जिसको हम देखते हैं वे कुत्ते जो हैं रैबिडो वायरस से संक्रमित जनरली नहीं माने जाते हैं। लेकिन जो कुत्ते काफ़ी उग्र स्वभाव के हो गए हैं, उग्र स्वभाव कहने का मतलब क्या कि मतलब वो हद से ज़्यादा भौंकेंगे, यानी बहुत ज़्यादा हमेशा भौंकते रहना, यानी भौंकने का काम तो बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बिना किसी रीजन का इधर उधर भागते रहना, भागते दौड़ते रहना, ये इसका मतलब लक्षण है उग्र स्वभाव के कुत्तों का, ठीक है। भागते दौड़ते रहना। और आगे चलें तो कुछ और चीज़ें, जैसे आपको बता दें कि अखाद्य पदार्थों को भी खाने लगना, ठीक है। अखाद्य पदार्थ को खाने का मतलब ये हुआ, जैसे वो क्या करेंगे कि कभी कपड़ा चबाने लगेंगे, कभी लकड़ी चबाने लगेंगे, कभी मिट्टी खाने लगेंगे। तो ये सारा खाद्य पदार्थ नहीं है, फिर भी उसको खाने लगते हैं वो। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि वो उग्र स्वभाव के हो चुके हैं। माने इसी को भोजपुरी में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सनक गए हैं, वैसे कुत्तों को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है लक्षण दर्शाने वाले जो कुत्ते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि उग्र स्वभाव के कुत्ते हैं, और ये रेबीज वायरस से जनरली संक्रमित होते हैं ऐसे कुत्ते,
ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो कुछ इसके अपोजिट भी हम लोग समझेंगे। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, वो किसी ना एकदम शांत रहेंगे, हमेशा भौंकेंगे नहीं, कभी भी शांत रहकर किसी एकांत जगह पर पड़े रहेंगे, किसी एकांत जगह पर अकेले सुनसान में साइलेंट होके बैठे रहेंगे। अब इसको भी हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में, पाक एकदम मलवाइल रहेला हरदम, वैसे ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये दोनों जो कुत्ते हैं ये दोनों ही रैबिडो वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब देखिए, जब ऐसे कुत्ते हमें काटते हैं तो इनके लार में जो रैबिडो वायरस होता है वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में जाएगा, हमारे ब्लड को इन्फेक्टेड करेगा, वो शरीर में पहुंचेगा और धीरे धीरे अगर इसका समय पर हम इलाज नहीं कराएं तो ये जो रैबिडो वायरस है ना, यहाँ तक कि ये ब्लड के माध्यम से शरीर के सारे पार्ट्स में पहुंचेंगे, यहाँ तक कि ये रैबिडो वायरस हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उसको भी प्रभावित करता है। ये हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक भी ये वायरस जो है पहुंच जाते हैं और हमारे मस्तिष्क को भी इफेक्टेड करने लगते हैं। और जब ये हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाएगा तब तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका कोई इलाज भी संभव नहीं हो पाया। हालांकि रेबीज बीमारी का इलाज है, बट रैबिडो वायरस से जब हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा ना तो उसका अभी तक कोई उपचार संभव नहीं है। अब देखिए आगे चलें तो कुछ और चीज़ें हम आपको बताते हैं। ये जो बीमारी है हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें रेबीज की बीमारी हो गई है, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसको हम आपको बता दें। तो देखिए ये भी काफ़ी सिंपल चीज़ है। अगर लक्षण की बात किया जाए तो बहुत सारा लक्षण है जो कुत्तों में जनरली दिखाई देता है। तो कुत्ता काटेंगे हमें रेबीज बीमारी होगा तो वही वाला लक्षण जो है ज़्यादातर इसमें दिखाई देगा। देखिए सबसे पहला लक्षण इसका क्या है कि भाई हल्का बुखार आएगा, ठीक है, काफ़ी तेज बुखार नहीं आएगा, हल्का बुखार आएगा, सिर में दर्द रहेगा और साथ ही साथ गर्दन में भी दर्द जो है होने लगेगा। यानी गर्दन में दर्द जो है ना ये इसका सबसे खास लक्षण है। जैसे हम आपको बता दें कि बुखार, सिर दर्द ये तो बहुत सारी बीमारियों में दिखाई देता है ना, लेकिन रेबीज बीमारी में मतलब गर्दन जो दर्द होता है ये सबसे मेन लक्षण है, इसी से पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी तो सोने में कभी सिर इधर उधर मतलब हम लोग रख के सो जाते हैं, करवट नहीं बदलते हैं, उससे भी कभी कभी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव थोड़ा बहुत आ जाता है तो दर्द करने लगता है। तो गर्दन दर्द करने लगे तो ऐसा नहीं सोचना कि बाप रे हमारा रेबीज हो गया का, ऐसा नहीं है। कुत्ता काटेगा या इस प्रकार के कोई जीव काटेंगे, रैबिडो वायरस से संक्रमित अगर होंगे तो ही हमें रेबीज की बीमारी होगा। लेकिन रेबीज की बीमारी में शुरुआती ये लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरी चीज अब हमें जानना है कि भाई रेबीज की बीमारी में क्या होता है कि जो रोगी होते हैं वो, ठीक है, मतलब अचानक से क्रोधित हो जाते हैं। जिस तरह कुकुरा नहीं होता है सब एकदम सनकल रहता है, जो वही लक्षण आ जाता है। कोई रेबीज वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं अचानक से क्रोधित हो जाएंगे, अचानक से एकदम गुस्से में हो जाएंगे और क्रोधित होकर एकदम चीखने चिल्लाने लगेंगे पूरा। अब यहाँ पे छात्रों को ये नहीं समझना है कि हमारे स्कूल में या हमारे ट्यूशन्स में कुछ टीचर हैं जो एकदम पागल टाइप के रहते हैं, उसके आते एकदम सारे छात्र डर से जाते हैं, तो उनको भी रेबीज की बीमारी है क्या कि भाई एकदम चीखने चिल्लाने लगता है, तुरंत क्रोधित हो जाता है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका शुरू से ऐसा लक्षण मतलब ऐसा स्वभाव ही रहता है कि भाई थोड़ा उग्र विचार के वो व्यक्ति होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको रेबीज हुआ है, ठीक है। तो अपने टीचर पे आप संदेह ना करें, ठीक है। और दूसरे कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो एकदम मौन से माने शांत से बैठे रहते हैं, वो भी नहीं है रैबिडो वायरस से संक्रमित, ठीक है। अब देखिए तो ये रेबीज के जो रोगी होते हैं उनका ये भी लक्षण है। तीसरी चीज, ये तो हद ही हो जाएगा ना भाई कि ये दांत काटने के लिए भी दौड़ते हैं, मतलब हबकने के लिए, किसी को दांतें हबकने के लिए भी दौड़ने लगते हैं। यानी दांत काटने के लिए भी रेबीज की बीमारी जो है कभी कभी लोगों को दौड़ा देते हैं, ठीक है। ये भी इसका लक्षण है। चौथी चीज, जब देखिएगा कुछ कुत्ते वगैरह होते हैं ना उसके मुख से हमेशा लार टपकते रहता है, तो इस सेंस में तो जो रेबीज का रोगी होगा ना इसके मुख से भी, ठीक है, मुख से लार टपकना, ठीक है, ये सारा लक्षण जो है दिखाई देगा। तो देखिए ये जो भी चीज़ें हम आपको बताइए ये सब रेबीज की बीमारी में रोगियों के साथ ऐसा होता है, तो ये सब लक्षण दिखाई देगा। एक और लास्ट लक्षण इसका हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई हमारा जो गर्दन है ना, गर्दन की मांसपेशियां जो होती है, गर्दन की मांसपेशियों पर से हमारा कंट्रोल जो है, हमारा नियंत्रण जो है समाप्त हो जाता है। यानी गर्दन की मांसपेशियों से हमारा कंट्रोल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब
सोचिए गर्दन की जो मांसपेशियां हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो फिर सिर का जो भार है ना, सिर के भार से गर्दन हमारा ऐसे झुक जाएगा और ऐसे ही झुके रहेगा। तो फिर होगा क्या, अभी आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में सिर के भार से हमारा गर्दन जो है नीचे की ओर झुक जाता है, और जब गर्दन झुक जाएगा तो डायलॉग नहीं मार पाएंगे झुकेगा नहीं फलान ठेकान, तो इसलिए कुत्तों वगैरह से बच के रहना है, नहीं तो फिर बाद में पुष्पराज बनने के लायक छोड़ेगा नहीं सब, और नेचुरली ऐसे झुका के ही चला देगा सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब गर्दन सिर के भार से झुक जाएगा, उसके बाद तो आपको जब आप पानी पिएंगे, जब आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो पानी को निगलने में, भोजन को निगलने में माने घोटने में भी परेशानी होने लगेगा, क्योंकि गर्दन की मांसपेशियां काम ही नहीं कर रहा अच्छा से, मतलब नॉर्मल तरीके से, तो फिर पानी को घोटने में या खाना को घोटने में हमें परेशानी होगा। अब मतलब सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, मतलब जब ये बीमारी बहुत पुराना हो जाएगा, तो ऐसे कभी कभी तो ये भी होता है रेबीज़ की बीमारी में ना कि रोगी जो है इतना ज़्यादा समस्या उसको हो गया कि कभी कभी वो पानी देख के डरने लग जाता है, मतलब जैसे पानी देखेगा ना उसको अचानक से डर लगने लगेगा, क्योंकि पानी उसको प्यास लगा है, वो पीना चाहता है बट पी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको बाद में क्या होता है, एक ऐसा स्थिति आता है कि पानी देख के वो डरने लगता है, और ये एक नया बीमारी का रूप धारण कर लेता है जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। मतलब जब रोगी पानी देख के डरने लग जाए तो फिर ये तो एक अलग बीमारी हो गया ना, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया कहेंगे। तो देखिए अगर रेबीज बीमारी का समय से इलाज नहीं कराया जाए तो यहाँ तक मामला फंस सकता है, हाइड्रोफोबिया तक ये पहुँच सकता है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसके रोकथाम के बारे में, भाई इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या उपाय करें इसको हम समझा दें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें कि हम आपको पहले ही समझाए हैं कि रेबीज़ बीमारी का इलाज है, हम चाहें तो इसका इलाज करा सकते हैं, समय पर ये ठीक हो जाएगा। अगर समय से इसका इलाज नहीं कराएं, अगर ये रेबडो वायरस हमारे मस्तिष्क में पहुंच गया तब इसका कोई इलाज संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट आप समझेंगे इसमें कि भाई हमें जो कुत्ता काटा है ना, हमें जो कुत्ता हमें काटा है उस कुत्ते पे हमें नज़र रखनी चाहिए, उस कुत्ते पे हम नज़र रखें जो हमें काटा है। अगर हमको काटने के बाद, मतलब कुत्ता हमें काटा और काटने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर में अगर वो कुत्ता मर गया, 3 से 5 दिन के अंदर में अगर वो कुत्ता मर गया, ठीक है, अगर उस कुत्ता की मृत्यु हो गई तो निश्चित रूप से यह मान लिया जाता है कि वो कुत्ता जो है रेबीज के वायरस से संक्रमित था, तो हमें तुरंत जो है इलाज करानी चाहिए। अब यही काम बचा है क्या कि कुत्ता काट लिया उसके पीछे पीछे घूमते फिरे, तो एक तो अपने संकल है, वो तो बिना काम करने का इधर उधर भाग रहा है, हम उसके पीछे पीछे घूमते रहें, माने हम वो सनक जाएं उसके पीछे पीछे, ठीक है। तो जनरली लोग ये काम करते हैं नहीं, कुत्ते काटे चाहे वो नॉर्मल कुत्ता है या फिर संक्रमित कुत्ता है रेबडो वायरस से, हम तुरंत उसके उपचार के बारे में सोचते हैं कि इंजेक्शन वगैरह जो लगता है लगवा लें कि फ्यूचर में रेबीज बीमारी के डर से हम बच जाएं। अब देखिए तीसरी चीज़ कि भाई जब कुत्ता काटेगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राथमिक उपचार उसका कि जिस जगह पर कुत्ता काटा है उस जगह को हम क्या करेंगे कि साबुन और पानी से अच्छे ढंग से धो लेंगे, साबुन और पानी से बढ़िया से उसको धो लिया जाता है और उसके बाद जो है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथी चीज़, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कुत्ता काटा और हम लापरवाही कर दे, यार सारे कुत्ते रेबीज वायरस से संक्रमित थोड़ी, हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, हम लापरवाही कर दिया और हमें कुत्ता काटा और कुछ दिनों तक इंतजार किए कि अगर वो रेबीज वायरस से संक्रमित होगा तो हमको अपने रेबीज बीमारी का लक्षण दिखाई देगा, 1 महीना 2 महीना तक लक्षण दिखाई नहीं तो एकदम हम एकदम बाप रे हमको बीमारी थोड़ी होगा, वो रेबीज वायरस से संक्रमित नहीं था, हम एकदम श्योर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी ये जो रेबीज बीमारी है ना, इस रोग का, रेबीज रोग का लक्षण दिखाई देने में 1 साल तक भी लग जाता है, यानी 1 साल के बाद भी इसका लक्षण प्रकट हो सकता है अगर वो कुत्ता रेबडो वायरस से संक्रमित होगा तब।
अब सोचिए 1 साल के बाद तक तो आपको तो अच्छी तरह से याद भी नहीं होगा ना कि हमको कुत्ता काटा और कुत्ता काटने से ये हो रहा है। अब सोचिए आपको गर्दन में दर्द होगा, हल्का बुखार लगेगा, सिर दर्द होगा 1 साल के बाद, तो उस समय तो आपको लगेगा ना कि यार नॉर्मली ऐसा होता ही है कभी कभी, तो वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप उसके लिए बस नॉर्मल दवा खरीद के खाते रहेंगे, और जब बीमारी बहुत ज़्यादा जकड़ लेगा तो हो सकता है कि यहाँ तक हाइड्रोफोबिया तक कहीं पहुँच जाए। इसलिए हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लक्षण दिखाई देने में 1 साल तक लग जाता है, तो कुत्ता के काटने के तुरंत बाद हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब 5वीं चीज़, इसका इलाज क्या है, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, रेबीज बीमारी में जो हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, जो हमें सुइयां दी जाती है, 2 प्रकार की सुई है जो हमें दिया जाता है। इंजेक्शन 2 होता है, ठीक है। इसमें एक इंजेक्शन होता है जिसका नाम है पास्चर टीका, ठीक है। एक पास्चर टीका का इंजेक्शन दिया जाता है। ये आजकल नहीं दिया जा रहा है। ये पास्चर टीका जो इंजेक्शन है ये लगाने का ट्रेंड पहले था, मतलब पुराने समय में। हालांकि आजकल जो इंजेक्शन दिया जा रहा है उसका नाम है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका, ठीक है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका, ये इंजेक्शन का नाम है। इसको लगाया जाएगा, आजकल यही लगाया जा रहा है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका। पहले पास्चर टीका लगता था। तो देखिए, ह्यूमन डिप्लॉयड टीका तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इसकी लगभग 5 सुइयां, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका जो है ना, इसकी लगभग 5 सुइयां हमें अपने बाह में लगवानी पड़ती है, यानी हाथ में ही 5 सुई लग जाएगा, ठीक है। बट बाप रे, पास्चर टीका तो बहुत खतरनाक हुआ करता था पहले। इसकी ना 14 सुइयां लगवानी पड़ती थी। तो 14 सुइयां ये खतरनाक चीज़ नहीं है। खतरनाक चीज़ ये है कि 14 सुइयां इसकी पेट में लगवानी पड़ती थी। अब सोचिए, पेट में इंजेक्शन दिया जाए, वो भी 14 इंजेक्शन, हालत ही खराब हो जाता है। एक तो हाथ में इंजेक्शन लेने में इतना डर लगता है, ऊपर से पेट में जब पहले पड़ रहा होगा तो बाप रे क्या हाल होता होगा लोगों का। खैर, पहले ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका नहीं था, जिसके कारण पास्चर टीका ही लोगों को लेना पड़ता था। तो ये रोकथाम के उपाय हैं, मतलब ये सारा चीज़ इसके रोकथाम के लिए हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रेबीज़ बीमारी के बारे में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में एक और बीमारी के साथ हम लोग आएंगे, और उस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। तो नेक्स्ट क्लास में हेपेटाइटिस के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा।